तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जो केमिस्ट्री है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपको बता दिए जाएंगे और केवल आपको 9th 10th एनसीईआरटी को रखकर ही ध्यान में नहीं पढ़ना है, बल्कि एक थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना है ताकि वो जो पेपर में आया है वो भी आपको समझ में आ सके। पहले बात करते केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो कीमिया शब्द है जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी यानी कि काला रंग, क्योंकि सबसे पहले रसायन का गुण काली मिट्टी में ही देखा गया था। तो इस टाइप का फैक्ट एनसीईआरटी में आपसे पूछा जा सकता है कि जो केमिस्ट्री है उसका जो है सबसे पहले जो रासायनिक गुण था वो किस मिट्टी में देखा गया, तो काली मिट्टी में। यदि आपसे पूछे रसायन विज्ञान का जन्मदाता कौन है, तो लेवाजियर है। कौन है? लेवाजियर है। और विज्ञान का विज्ञान आपसे पूछा जाए तो किसको बोला जाता है, तो वो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान को ही बोला जाता है। आज हम बात करने वाले पदार्थ और उसकी प्रकृति की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, किस टाइप से बने वो आपको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। पदार्थ किसको बोलते हैं? दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जैसे जल, बालू, हवा, कोई भी चीज़ जो स्थान घेर सकती है, या जो भी आपके हाथ में मोबाइल है, पेन, कलम, कुछ भी है, वो सब क्या है? पदार्थ है। जबकि प्रकाश पदार्थ नहीं है क्योंकि वो भारहीन है। पदार्थ से मतलब मैटर से है, ठीक है, पदार्थ से मतलब मैटर से है। जबकि प्रकाश पदार्थ नहीं है क्योंकि वो भारहीन होता है, उसका कोई वेट नहीं होता, इसलिए वो किस में आएगा? पदार्थ में नहीं आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है, तो प्रकाश से ध्यान रखना है, प्रकाश पदार्थ नहीं है। और भारत में महर्षि हुए कणाद, उनके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें कणाद द्वारा क्या बोला गया? परमाणु बोला गया। तो भारत में सबसे पहले परमाणु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? महर्षि कणाद ने। कणाद परमाणु हो जाएगा। अब पदार्थ का यदि वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें, तो हमको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो भौतिक आधार होता है और एक रासायनिक आधार होता है। भौतिक आधार वो जो आपको प्रत्यक्ष महसूस हो या दिखाई दे, जैसे कोई वस्तु आपके जैसे हाथ में फ़ोन है, ठोस, आपके हाथ में पानी, चाहे गिलास, कुछ भी है, चाहे वो दर लिक्विड, गैस जो आप हवाओं को महसूस कर रहे हो या सांस अंदर बाहर ले रहे हो, तो सब क्या आपका भौतिक आधार है जिसमें पदार्थ को डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं रासायनिक आधार की। इसमें केमिकल की दृष्टि से एक तो प्योर शुद्ध और एक अशुद्ध, जिसको मिश्रण बोलते हैं। शुद्ध और अशुद्ध दो टाइप ही हैं। शुद्ध में कौन कौन से आते हैं? एक तो तत्व, पूरी तरीके से एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड। और अशुद्ध या मिश्रण में कौन से आते हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो ये रासायनिक आधार में समांगी और विषमांगी किसके दो पार्ट है? अशुद्ध के। और शुद्ध में कौन से आते हैं? तत्व और यौगिक। तो इनकी सबकी डेफिनेशन और किसी चीज़ में कैसे आपको अंतर करना होता है, कि पहचान कैसे करनी होती है, उसकी मैं आपको यहाँ ट्रिक से कवर कराऊंगा। ध्यान से बने रहें वीडियो में अंत तक। तो ठोस, द्रव और गैस, तीन तो हो गए भौतिक आधार। फिर कुछ अवस्थाओं में, पदार्थ की अवस्थाओं में चौथा प्लाज्मा को भी माना है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को भी माना है। इनमें से क्वेश्चन बन चुका है। प्लाज्मा, इस अवस्था में कोई भी पदार्थ चला जाता है यदि उसके लिए हीट की आवश्यकता हो। यदि उसको बहुत ज़्यादा हीट कर दिया जाए तो किस में चला जाएगा? प्लाज्मा अवस्था में। कोई भी पदार्थ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोहा ले लो, आपने लोहे को 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया तो वो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएगा, यानी कि लिक्विड टाइप का, लिक्विड टाइप का हो जाएगा, प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है। अब प्लाज्मा की कंडीशन है क्या, इसको समझो। पदार्थ के अणु तथा परमाणु विघटित होकर, जैसे सूर्य तारे मूल कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रूप में अत्यधिक ताप यानी कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर रहते हैं। तो सूर्य तारों में मूल कण किस प्रकार से रहते हैं? प्लाज्मा स्टेट में रहते हैं। ध्यान रखना है, सूर्य तारों में मूल कण किसके रूप में पाए जाते हैं? प्लाज्मा स्टेट में पाए जाते हैं। और कैसे रूप होता है उनका? आयनीकृत रूप होता है, आयनीकृत गैसीय रूप होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? आयनीकृत गैसीय रूप, यानी कि आप हीट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गैसीय रूप बन गया है। ये इसके बारे में फैक्ट है। अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसको हम BECB बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, जब एक गॉड पार्टिकल पर प्रकाश की चाल से टकराया गया, गॉड पार्टिकल का प्रकाश की चाल से टकराव हुआ, उस टाइम इस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की संभावना को देखा गया। वायु से 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व गैसों को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करके बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को प्राप्त किया जाता है। तो इसमें कंडीशन एक है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कब प्राप्त होती है? तो ये कब प्राप्त होती है? जब आप इसको बहुत ही कम ताप पर ठंडा कर दो, यानी कि बोस-आइंस्टीन के लिए तापमान क्या चाहिए? कम चाहिए।
और प्लाज्मा के लिए तापमान क्या चाहिए, अधिक चाहिए। ये दो अंतर इसमें से आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि प्लाज्मा के लिए अधिक टेम्परेचर चाहिए क्योंकि सूर्य में प्लाज्मा स्थिति है तो अधिक तापमान होता है। बोसाइंटिन्स कंडेंसेशन, अब कंडेंसेशन के लिए यानी कि टेम्परेचर कम चाहिए, ठंडा चाहिए। ये दोनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। त्रिक बिंदु यदि आपसे पूछा जाए तो त्रिक बिंदु किसे बोलते हैं, जिस बिंदु पर जल की तीनों अवस्थाओं में पाया जाए, जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाए उसके लिए किस शब्द का यूज होता है, त्रिक बिंदु का। ऐसे एक सल्फर है, सल्फर यानी कि गंधक के लिए भी त्रिक बिंदु का यूज किया जाता है। तो दो एग्जाम्पल, जल में भी त्रिक बिंदु होता है और सल्फर में भी त्रिक बिंदु होता है। त्रिक बिंदु कौन सा बिंदु होता है, जिस बिंदु पर जल या कोई और जैसे सल्फर तीनों अवस्था में पाया जाए, यानी कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे बर्फ़ को आपने तापमान दिया यानी कि हीट किया तो जल में बदल गया द्रव, और द्रव को फिर तापमान दिया तो उसकी वाष्प यानी कि गैस बन गई। तो तीनों अवस्थाएं मिल रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु। एट टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन के बराबर माना गया है त्रिक बिंदु की कंडीशन में। अब पदार्थ की अवस्थाओं की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो यदि पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो किस अवस्था में घनत्व ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। सबसे पहले आप ठोस की बात करो। ठोस कैसे सब्सटेंस होते हैं जो कभी बहते नहीं, एक जगह स्थिर रहें, जिनका आकार आयतन निश्चित रहे, और डेंसिटी भी क्या होती है इनकी, ज़्यादा होती है। घनत्व मतलब घनापन, तभी तो ठोस बन गया, घनापन है। द्रव उससे कम, द्रव का मतलब उसमें बहने का गुण हो, ठीक है। इसका आयतन, आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो क्योंकि 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार, आकार चेंज हो जाएगा। 1 लीटर को आप यदि बोतल में डालोगे, उसके शेप में, बर्तन में डालोगे तो उसकी शेप में। गैस ना तो आकार निश्चित और ना ही आयतन निश्चित, ना तो वॉल्यूम निश्चित ना ही एरिया निश्चित, है ना। ये कोई भी चीज़ें कंडीशन निश्चित नहीं होती, तो इसलिए इनका घनत्व का सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठोस का सबसे ज़्यादा, फिर द्रव का, फिर गैस का। आणविक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल का मतलब जो घनापन आया है, इनके मध्य जो एटम पड़े थे ये एक दूसरे से कितना आकर्षित होकर इकट्ठा हो गए हैं, ज्वाइंट हो गए हैं, इनकी घनापन आ गया है। तो सबसे ज़्यादा घनापन भी ठोस में ही आया है, फिर द्रव में और फिर गैस में, क्योंकि गैस में जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, गैस के अणु दूर दूर होते हैं। प्रसार, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन प्रसार किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो गैस के अणु मैंने बताया आपको बहुत दूर दूर होते हैं, तो प्रसार सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस के अणुओं में होता है। यदि आप हीट करोगे तो बहुत दूर भागना शुरू कर देंगे, टकराएंगे। फिर उससे ज़्यादा द्रव में और सबसे कम ठोस में, सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में। एक डायरेक्शन में फैलना ही क्या कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है। विसरण, डिफ्यूजन किस में होता है, गैस में, किसी भी डायरेक्शन में फैलना, फिर द्रव में और ठोस में। तो आपको ध्यान रखना है, इनके शब्दों से आप जो कन्फ्यूजन कर जाओगे। प्रसार क्या होता है, एक डायरेक्शन में फैलना क्या कहलाता है, प्रसार। विसरण किसको बोलते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फैलना क्या कहलाएगा, विसरण। गतिज ऊर्जा, किसके अणु सबसे ज़्यादा गति करते हैं, तो गति किसके अणु करते हैं, गैस के, क्योंकि इनके मध्य स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, टकरा जाते हैं। फिर द्रव कम गति करते हैं और ठोस सबसे कम, ठोस तो निश्चित होते हैं। अंतराण्विक स्थान किसके मध्य ज़्यादा पाया जाता है, तो अंतराण्विक यानी कि अंदर का स्थान किसके पास है ज़्यादा, गैसों के पास है, मॉलिक्यूल दूर दूर है। फिर द्रव के और ठोस में तो है ही नहीं, तभी तो एक स्थान पर है। ऊर्ध्वपातन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन का मतलब जब कोई सॉलिड सीधा किसी हमने ठोस को हीट किया, अब ये हीट करने के बाद किस में जाना चाहिए था, द्रव में, लेकिन ये द्रव की वजह सीधा कहाँ पहुँच गया, गैस में। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठोस का सीधा गैस में बदलना और गैस का सीधा ठोस में आना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन और NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और बेंजीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए। निम्न में से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, तो आयोडीन भी है, कपूर भी है, नैप्थलीन भी है, NH4Cl भी है और बेंजीन भी है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने अच्छे से, क्योंकि कपूर को तो आपने देखा है, कपूर को आप जलाओगे तो उसमें द्रव नहीं बनता, वो सीधा गैस उड़ जाती है, गैस बन के उड़ जाता है। अब तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर कैसे करना है, आप इसको समझेंगे। अब इन तीनों के लिए आपको 3 शब्द ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तत्व किसको बोलेंगे, एलिमेंट किसको बोलेंगे। यदि कोई तत्व पीरियोडिक टेबल में है, जिसमें 118 तत्व हैं, पीरियोडिक टेबल में यदि वो रखा हुआ है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा, और इसका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होगा। जैसे मैं सोना ले लूँ Au, चांदी ले लूँ Ag, ऑक्सीजन ले लूँ O2, तो इनके ये सब पीरियोडिक टेबल में रखे हैं और इनके
प्रतीक है। तो ये सब क्या है? तत्व है, पहचान के लिए इंपॉर्टेंट है। यौगिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? वह ऐसा कोई भी यौगिक होगा जिसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। देखो यहाँ तो प्रतीक है, उसका प्रतीक तत्व का प्रतीक है, लेकिन इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। जैसे जल, जल का फॉर्मूला H2O, H2O तो ये क्या है कि यौगिक है। जैसे मैं और एग्जांपल ले लूँ, NaCl, NaCl नमक का सूत्र, ये भी यौगिक है क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, जिसमें फॉर्मूला होगा वो यौगिक होगा। अब जल को कैसे करोगे? देखो ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है और H2 क्या होता है? जलने वाला होता है, जबकि H2O पूरा का पूरा आग बुझाने में काम करता है। देखो नेचर कैसी है, ऑक्सीजन के बिना आप जला नहीं सकते, H2 जलने वाला होता है क्योंकि ईंधन की तरह काम करता है, और जबकि H2O दोनों मिलकर क्या करते हैं? आग बुझाने का काम करते हैं। तो तत्व क्या होंगे? जिसका प्रतीक होगा और जो पीरियोडिक टेबल में होगा। यौगिक क्या होंगे? जिसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। अब मिश्रण बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। मिश्रण किसको बोलेंगे? जिसका कोई फॉर्मूला ना हो। जैसे वायु, O2 लिखते हो ना, तो वायु का फॉर्मूला नहीं है, ये आपके ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। वायु एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है। उसके बाद 21% ऑक्सीजन, यानी कि 20 पॉइंट कुछ होती है तो 21 लिख देते हैं उसको। फिर 0.03 CO2, तीनों गैसें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब एयर वायु प्रदूषण पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, भी मैं केवल इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि मिक्सर किसको बोलते हैं। मिक्सर किसको बोलते हैं हम? जिसमें जो है फॉर्मूला ना लगता हो, उसका कोई फॉर्मूला ना बन कर आता हो। तो वायु हो जाएगी, ध्यान, मिट्टी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, दूध का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सीमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए ये सब क्या है? मिक्सचर है। क्योंकि ये आपसे एग्जांपल पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण नहीं है, मिश्रण वो नहीं होगा यदि उसका कोई फॉर्मूला आ जाए या कोई प्रतीक आ जाए। क्लियर? अब उसके बाद इसमें दो टाइप इसके, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस, यानी कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। समांगी मिश्रण किसको बोलेंगे? चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा, बारूद, कुहासा, मिट्टी, रेत का मिश्रण। अब इसको समझना कैसे है? समांगी मतलब होमोजीनियस, होमोजीनियस। अब आप हमेशा चीनी और प्लस नमक किसी फिक्स अनुपात में मिलाते हैं, फिक्स रेशो में मिश्रण करते हैं। या जैसे हवा, हवा में सभी गैसों का रेशो फिक्स है, यदि वो फिक्स है रेशो तो समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण वो है जिसमें किसी का अनुपात फिक्स ना हो। जैसे मिट्टी रेत का मिश्रण, आपने जितनी मिट्टी उठाई उतना रेत मिला दिया मन मर्जी का, तो वो विषमांगी है, हेट्रोजीनियस है। और होमोजीनियस यानी कि बिल्कुल क्वांटिटी फिक्स हो, रेशो फिक्स हो उसका, वो सब कैसे होंगे? समांगी मिश्रण होंगे। इस टाइप के एग्जाम्पल बनते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का इफेक्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है? अब ये दो तरीके से इफेक्ट करता है। देखो मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर पर कैसे इफेक्ट करता है? यदि आपने प्रेशर बढ़ाया तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलन, कोई चीज़ कितनी जल्दी गल सकती है यदि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। वे पदार्थ जिनका आयतन मेल्ट होने पर बढ़ता है, उन कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। कंडीशन क्लियर? अब किनका आयतन बढ़ता है? जैसे मोम और तांबा। मोम और तांबा ऐसे पदार्थ हैं, यदि आप उन्हें मेल्ट करोगे तो इनका आयतन बढ़ता है। तो मोमबत्ती को जब जलाओगे तो उसका आयतन बढ़ जाता है, तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा करने पर उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। जैसे आप हल्की हल्की यदि मोमबत्ती को हवा दो तो वो पिघलना शुरू ज़्यादा करेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन, यदि प्रेशर बढ़ाए तो मेल्टिंग पॉइंट किनका घटता है? वे पदार्थ जिनका आयतन मेल्ट होने पर घटता है। आयतन मेल्ट होने पर घटता है बर्फ़। जब आप बर्फ़ को फ्रिज में रखोगे तो वो एक्स्ट्रा जमता है, लेकिन जैसे आप बाहर निकालोगे तो उसका लेयर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं उसका आयतन मेल्ट होने पर, गलने पर घटता है। ढलवा लोहा ये भी घटता है, तो इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ने पर घटते हैं, ये ध्यान रखना है। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमाव बिंदु किसको बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट या जमाव बिंदु किसको बोला जाता है? किसी विशेष दाब, ताप, प्रेशर लगाओ या टेम्परेचर लगाओ जिस पर कोई द्रव जमता है, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। एक टेम्परेचर होगा इसके लिए, कोई प्रेशर होगा जिस पे वो जम जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे जल कितने डिग्री पर जमेगा? जल के जमने की कंडीशन आपको भी पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो ऐसे ऐसे फैक्ट पूछ लेता है कि जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। फिर दूसरा, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है?
यानी कि बर्फ़ कितने डिग्री पर मेल्ट यानी कि गलना शुरू करता है, तो 0 डिग्री पर ही गलना शुरू करता है। जब 1 डिग्री होगा और गलेगा, क्योंकि 0 पर तो जम गया। अब 0 से स्टार्ट होगा मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट भी 0 ध्यान रखना है। इम्प्योरिटी मिलाने पर, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि, इम्प्योरिटी मिलाने पर मेल्टिंग पॉइंट हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो, दोनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये इफेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि इम्प्योरिटी मिलाने पर मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशन में इम्प्योरिटी मिलाने पर कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी और फ्रीजिंग पॉइंट भी। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के दोनों कम हो जाएंगे। उसके बाद फ्रीजिंग मिक्सचर किसको बोला जाता है? हिमकारी मिश्रण का बनना किस पर आधारित होता है? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। फ्रीजिंग मिक्सचर किस पर डिपेंड करता है? तो आपके लेटेंट हीट पर डिपेंड करता है। कैसे करता है? अब आपने एक एग्जांपल लिया, ये जल रखा हुआ था बीकर में, अब इसमें आपने बर्फ़ डाल दी। बर्फ़ डालने पर बर्फ़ पिघलने के लिए जल की गुप्त ऊष्मा लेती है। अब ये बर्फ़ पिघलेगी, लेकिन गुप्त ऊष्मा किसकी लेगी? जल की। और ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का यूज होता है और टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि उसने लेटेंट हीट दूसरे से ले ली है। वेपोराइजेशन किसको बोला जाता है? वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण किसको बोला जाता है? जब द्रव वाष्प बना ले तो उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। या इपोरेशन, इवेपोरेशन, वाष्पन या वाष्पीकरण, दोनों कंडीशन एक जैसी है। याद कैसे रखना है इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पन कहलाएगी। किससे कम? क्वथनांक से कम। क्वथनांक मतलब जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, यदि उस टेम्परेचर से भी पहले ही वो द्रव हवा में वाष्प बनकर उड़ जाए तो वो क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। अब कम क्वथनांक वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो जल्दी वाष्प बन जाती है। ये कंडीशन होती है वेपोराइजेशन वाली कंडीशन में या वाष्पन में। यदि किसी का क्वथनांक कम है, वो क्या होती है? हमेशा जल्दी वाष्प बनती है। क्योंकि जल्दी वाष्प क्यों बनेगी? क्वथनांक से पहले ही वो तापमान पर द्रव में बदल जाती है। अब रेट ऑफ वेपोराइजेशन किस प्रकार काम करता है? टेम्परेचर यदि आपने बढ़ाया है तो इवेपोराइजेशन, वाष्पन बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है, आपने पानी भिगोने में रखा है और आप इसको उबालना शुरू कर दे, हीट कर दे, तो ये पानी जल्दी उबलना शुरू करेगा। अब एरिया वेपोराइजेशन, अब कोई समुद्र का एरिया है, इतने बड़े एरिया पर सूर्य की हीट पड़ रही है तो वो उसको ज़्यादा एरिया को उड़ाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे? एरिया बढ़ेगा तो वेपोराइजेशन भी बढ़ेगा। एयर प्रेशर, आर्द्रता, यदि आर्द्रता ज़्यादा है तो वेपोराइजेशन कम होगा, और आर्द्रता यदि कम है तो वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा। ये कंडीशन है। वायु तेज गति से चल रही है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? तेजी से होगा। इंपॉर्टेंट है चौथे नंबर का फैक्ट कि आर्द्रता का वेपोराइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आर्द्रता बढ़ने पर इवेपोराइजेशन कम हो जाती है। क्वथनांक में यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या दिक्कत आती है? आपने दो पढ़ लिए, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट, एक मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु, और एक क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन क्या है? यदि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा। अशुद्धि मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तीनों कंडीशन देखो, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अशुद्धि मिलाओगे तो टाइम क्या हो जाएगा? जो है ये तीन दोनों के दोनों कम हो जाएंगे। जबकि बॉइलिंग पॉइंट अशुद्धि मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ता कैसे? जैसे आप एक भिगोने में चाय रखे हो बननी, तो हीट हो रही है, अब आप इसमें हीट होती रहेगी, उबलती रहेगी, लेकिन जैसे आपने इसमें दूध डाला तो फिर से आपको इसको और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने दूध को एक अशुद्धि मान के चले तो आप इस कंडीशन में इसके बॉइलिंग पॉइंट को, उबलने को बढ़ा रहे हो। कि पहले यदि 100 डिग्री पे उबल जा रहा था, अब दूध डालते ही 101 डिग्री पे उबल रहा है, तो इसे बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि अब गैसीय दाब को मापने का बड़ा मात्रक पूछा आपसे, तो वो क्या होता है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जिसको एटीएम भी बोलते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है ये, वायुमंडल एटीएम, एटमॉस्फेयर कहलाता है गैसीय दाब को मापने का बड़ा यंत्र, बड़ा मात्रक। और ऐसा ही मात्रक की बात करें इसके तो वह है पास्कल। वो क्या है? पास्कल। अब ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एक एटीएम में एक एटोमेटिक जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है, एक एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है, उसमें कितने पास्कल होते हैं? तो 1 × 10⁵ पास्कल होते हैं। कितने होते हैं? 5 पास्कल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यदि 1 पास्कल पूछे
यदि आपसे 1 पास्कल पूछे किसके बराबर होगा, तो 1 गुणा 10⁻⁵ ATM के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये आपकी मैंने यूनिट पूरी निपटा दी है, आप इसे या तो 9th NCERT मान लें, और ये फैक्ट्स है जो आपको प्रॉपर याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक आने वाला है। तो 1 नंबर का काम आपने आज इस वीडियो में कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो का जो नेक्स्ट नंबर का काम है आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।